अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 2 का मुताला कर रहे हैं, जिसमें हम पहला सबक तवारुस और इर्तिका को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम इर्तिका, नज़रिए इर्तिका और इर्तिका के सबूत, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन, इन प्रोसेस के बारे में, इन अमल के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम आगे के 3 टॉपिक को कवर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इर्तिका, ये पहला टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, जरा याद कीजिए कि अंडर पहला सवाल, हमारे निज़ाम में अपेंडिक्स उज़ू का क्या काम है। हमारे निज़ाम में अपेंडिक्स एक उज़ू है जो कोई काम नहीं करता है। हमारे निज़ाम में अपेंडिक्स उज़ू कोई भी काम नहीं करता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, हमारी अकल दाढ़ क्या वाकई ग़िज़ा चबाने में मदद करती है। इसका जवाब है जी नहीं, अकल दाढ़ ग़िज़ा चबाने में मदद नहीं करती है। वो एक एक्स्ट्रा दाढ़ होती है, एक्स्ट्रा दांत होता है जो इंसान के अंदर मौजूद होता है। तीसरा सवाल है, डायनासोर जैसे कवील जैसा जानदार ज़मीन पर क्यों नापैद हो गए। डायनासोर पहले थे, कई हजार सालों पहले वो खत्म हो चुके हैं। क्यों खत्म हुए हैं? क्योंकि वो माहौल से मुताबिकत पैदा ना कर सके, माहौल से हम आहंग ना हो सके, उनकी माहौल से मुताबिकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो नापेद हो चुके हैं, फना हो चुके हैं। उसके बाद है, कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में क्यों खत्म हो रही है। कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में खत्म हो रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। बेसिक रीज़न ये है कि वो माहौल से मुताबिकत पैदा कर नहीं पा रहे हैं, मतलब उनकी माहौल से मुताबिकत ख़त्म हो रही है। अब ये माहौल से मुताबिकत क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि तेज़ी से माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हो रही है। जैसे माहौल में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स है, बर्फानी तोदे हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर, वो पिघल रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है। इसी के अलावा अर्बनाइजेशन यानी कि शहरकारी, शहरों का वजूद में आने की वजह से बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई हो रही है। तो जंगलों की कटाई होने की वजह से बहुत सारे जानवर ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। बेसिक रीज़न एक है कि ये हैवानात और परिंदे माहौल से मुताबिकत को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी किस्में ख़त्म हो रही है। तो ये थे सवालात, जरा याद कीजिए के अंदर। अब हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अपना पहला टॉपिक है इर्तिका। इर्तिका यानी कि कोई भी चीज की तरक्की होना, तरक्की होने के अमल को इर्तिका कहा जाता है। इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला है। ये अमल जो होता है ये बहुत ही सुस्त रफ्तार होता है और जानदारों की तरक्की को बताता है। जानदारों की तरक्की मतलब कि उनके अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इस चीज को बताने वाला अमल इर्तिका कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ही सुस्त रफ्तार से होता है। 50-60 साल में, 100-150 साल में चेंजेस नहीं दिखते हैं। चेंजेस दिखने के लिए हजारों साल का, लाखों साल का अरसा दरकार होता है। इर्तिका के ताल्लुक से खला में मौजूद सैयारों से लेकर जमीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहल पर गौर करना जरूरी है। अब जब हम इर्तिका की बात करते हैं तो सिर्फ जानदारों के अंदर जो तब्दीली होती है उसकी बात नहीं करते हैं, उसके साथ साथ माहौल के अंदर जो चीजें हैं, खला में जो सैयारे और सितारे मौजूद हैं, जमीन का जो माहौल है, जमीन के अतराफ की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमें बात करना पड़ती है। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खुसूसियत कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद
जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तिका कहते हैं। ये इर्तिका की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कुदरती इंतखाब का नजरिया। ना कुदरती इंतखाब का नजरिया क्या होता है? सपोज एक जानदार है, तो कुदरत में जीने के लिए मतलब सरवाइव करने के लिए वो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेता है। इसी खुसूसियत को, जानदार की खुसूसियत को कुदरती इंतखाब का नजरिया कहते हैं। इसे कुदरती इंतखाब के नजरिए में, थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी जानदार वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा माहौल के मुताबिक अपने को ढाल सके और जिंदा रह पाए। इसे कुदरती इंतखाब के नजरिए में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खुसूसियत कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरती है। अब उनकी नस्लों में क्या होता है, माहौल में चेंजेस पैदा होने की वजह से अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने के लिए वो अपने आप में तब्दीली करते रहते हैं। ये कई नस्लों तक चलता है। तो इसके बाद में जो नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तिका कहते हैं। मतलब कई नस्लों तक तब्दीली होने के बाद में एक फाइनल स्टेज पर नया जानदार बनता है जो कि उस वक्त के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी तरक्की को जानदार की इर्तिका कहा जाता है। ना अब इर्तिका के प्रोसेस को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जमीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। 3.5 अरब साल पहले जमीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। हयाती जिंदगी के आगाज में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा। ये एक गेस लगाया जा रहा है एक्चुअली कि जब जमीन पर कोई भी जानदार मौजूद नहीं था तो वहां पर सबसे पहले एक सादा माया तैयार हुआ था जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सादा माया तैयार हुआ होगा, फिर इससे नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ नामियाती व गैर नामियाती सादा मुरक्कबात के मिलाप से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। एतराफ, बुनियादी खलिया तैयार होना मतलब यक खलवी जानदार का बनना। एतराफ के कीमियाई महलूल से मिलकर इनकी तादाद बढ़ गई होगी। खलियात में कुछ फर्क वाक़े हुआ होगा और कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक ये जो यक खलवी जानदार थे इनकी नशोनुमा अच्छी तरह हुई होगी और जो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल नहीं सके वो घट गए होंगे। एतराफ के कीमियाई महलूल से मिलकर इनकी तादाद बढ़ गई होगी। खलियात में कुछ फर्क वाक़े हुआ होगा और कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुए होगी तो वो जिंदा रह गए होंगे। और जिन जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह से नहीं हुई होंगी यानी कि वो माहौल से हम आहंग नहीं हुए होंगे वो खत्म हो गए होंगे। तो इस तरह से पूरी टाइमलाइन को यहां पर डिस्कस किया गया है कि किस तरह से हुआ होगा। तो हम टाइमलाइन बना लेंगे। ये जो इब्तिदा हुई थी ये 3.5 अरब साल पहले हुई थी। सबसे पहले जो चीज थी वो सादा माया था। सबसे पहली वाली चीज सादा माया। उसके बाद में सादा माया तब्दील हुआ नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात में, सादा मुरक्कबात में, सिंपल सब्सटेंसेस में। नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात। ये सिंपल से सब्सटेंसेस थे, नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात। सादा मुरक्कब सादा कंपोनेंट एक होता है, सब्सटेंस एक होता है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, सादा और मुरक्कब जिसे बोलते हैं हम। तो स्टार्टिंग में सादा माया बना, फिर उसके बाद में उससे नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए। आहिस्ता आहिस्ता माहौल की वजह से ये सादा नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात पेचीदा मुरक्कबात यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हुए। तो इसके बाद में पेचीदा मुरक्कबात जो कि है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड, इसमें इनका कन्वर्जन हुआ और फिर इसमें कन्वर्जन होने के बाद में माहौल में जो कीमियाई महलूल थे उसके साथ मिलकर बुनियादी खलिए का
वजूद हुआ। बुनियादी खलिया यानी कि यकखलवी जानदार। तो इस तरह से सबसे पहले सादा मायाब तैयार हुआ। सादा मायाब बनने के बाद में उसके जरिए सादा मुरक्कबात बने जो कि नामियाती और गैर नामियाती दोनों थे। फिर सादा मुरक्कबात और माहौल के तगय्युरात की वजह से प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जैसे पेचीदा मुरक्कबात बने और इन पेचीदा मुरक्कबात की वजह से यकखलवी खलिये का वजूद हुआ यानी कि यकखलवी जानदार पैदा हुए। अब ये यकखलवी जानदार इनमें से कुछ माहौल में सरवाइव कर पाए, जिंदा रह सके और कुछ खत्म हो गए। आगे दिया गया है, फिलहाल जमीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और हालत के लिहाज से इनकी अपनी अपनी खुसूसियात है। खुर्दबीनी, यकखलवी, अमीबा, पैरामीशियम से लेकर देव हेकल, वेल मछली तक इनकी वुसअत है। अभी जो है जमीन के ऊपर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। इनके अंदर यकखलवी जानदार भी है और कसीर खलवी जानदार भी है, छोटे जानदार भी है और बड़े जानदार भी है, खुर्दबीनी जानदार भी है, दिखने वाले जानदार भी है। नबातात में यकखलवी क्लोरेला से बुलंद व बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में हैं। क्लोरेला जो है वो यकखलवी नबातात है और सबसे बड़ा यानी कि बरगद का जो पेड़ है वो कसीर खलवी नबातात है। तो इस तरह से बहुत सारी किस्में हैं नबातात में। जमीन पर चारों तरफ खत्ते इस्तिवा से लेकर दोनों कुतबैन तक जानदार नजर आते हैं। हवा, पानी, जमीन, चट्टान, हर जगह जानदार मौजूद है। कदीम जमाने से ही इंसान को यह तजस्सुस रहा है कि जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ और इसमें इतना तनु कहां से आया होगा। तनु मीन्स वेरिएशन, वेरिएशन मतलब वैरायटी के। अब ये जो बात कही जा रही है करोड़ों किस्में, तो करोड़ों किस्में कैसे हुई, इतना तनु कहां से आया, इस बात का तजस्सुस इंसान को पहले से ही रहा है। जानदारों की इब्तिदा और इनमें तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ नजरियात कायम किए गए। इनमें जानदारों का इर्तिका या जानदारों की मरहलावार तरक्की, इस नजरिए को तमाम लोगों की हिमायत हासिल है। तो ये तजस्सुस के बाद बहुत सारे रिसर्चेस हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थेरीज पेश की। तो इनमें ज्यादातर साइंटिस्ट ने कॉमन बेस के ऊपर अपनी थेरीज पेश की कि ये जो हुआ है, तब्दीली हुई है, जानदारों का डेवलपमेंट हुआ है, वो जानदारों का इर्तिका या जानदारों की मरहलावार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप तरक्की इस नजरिए के हिसाब से हुई होगी। ये था हमारा पहला टॉपिक। यहां पर तारीख के झरोके से एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, वो डायलॉग बॉक्स रीड कर लेंगे हम। जानदारों की दुनिया के वजूद में आने से मुताल्लिक मुख्तलिफ मजहब परस्तों और उसूल पसंदों ने अपना अपना नजरिया जाहिर किया है। हिंदुस्तानी, चीनी, रोमन और यूनानी जैसे तमाम ही तहजीबों में दुनिया के वजूद से मुताल्लिक गहराई से गौर व खौस किया गया होगा। सितारे, सैयारे, अनासिर तरकीबी और जानदारों की दुनिया वगैरह से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म की मालूमात इन तमाम तहजीबों ने नज़म, नसर और कहानी व नावलों की शक्ल में तहरीर की है। नजरिया इर्तिका, ये सेकेंड टॉपिक है हमारे चैप्टर का, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसे बोला जाता है। इस नजरिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ। नाउ नजरिए इर्तिका के मुताबिक पहला हयाती मादा जो है वो समंदर में पैदा हुआ, जिसे खलिया माया बोला जा रहा है। सो प्रोटोप्लाज्म या हयाती मादा, पहला हयाती मादा ये कहां पर पैदा हुआ? इस थ्योरी के हिसाब से बताया गया है कि ये समंदर में पैदा हुआ होगा। तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यकखलवी जानदार की पैदाइश हुई। अभी हमने देखा इर्तिका किस तरह से हुआ है, कैसे उसका गैस लगाया गया है, तो उसी हिसाब से बोला जा रहा है कि एक हयाती मादा पैदा हुआ। अब यहां पर उसकी लोकेशन बताई गई है, यहां पर गैस किया गया है कि वो समंदर में पैदा हुआ होगा। अब इस हयाती मादे के अंदर बहुत सारे माहौल की वजह से चेंजेस आए होंगे और इसकी वजह से यकखलवी जानदार की पैदाइश हुई होगी। अब ये सडन नहीं हुआ होगा, तवील मुद्दत के बाद हुआ होगा। इस यकखलवी जानदार में मरहलावार तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बड़े और कवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रही।
इस तरक्की व तब्दीली का वक्फा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित है। जानदारों में यह तब्दीली व तरक्की हमा जहत और हमा सिमती होती रही है। हमा जहत और हमा सिमती मतलब एक डायरेक्शन के अंदर और कांस्टेंट, एक डायरेक्शन के अंदर और कांस्टेंट, और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए हैं। इसलिए इन तमाम अफाल को मरहलावार तरक्की या इर्तिका कहते हैं, जो मुनज़्ज़िम इर्तिका है। ये जो इर्तिका है ये कैसा है? मुनज़्ज़िम इर्तिका है, मतलब सारी चीजों को कंसीडर करके किया गया है और एक अरेंजमेंट के साथ में हुआ है। मुनज़्ज़िम यानी कि एक अरेंजमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप इसका इर्तिका हुआ है, इसी का मतलब है मुनज़्ज़िम। मुख्तलिफ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियत के हामिल मौरिस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिका कहलाता है। नाउ यहां पर है तश्कीली खुसूसियत और अफ़ाली खुसूसियत। तश्कीली खुसूसियत मतलब जो बाहर से दिखती है जिस्म के, तश्कील यानी कोई चीज की बनावट, तो तश्कीली खुसूसियत यानी कि वो बाहर से कैसे दिखता है, और अफ़ाली खुसूसियत यानी कि उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या फेल अंजाम दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियत के हामिल मौरिस यानी कि पेरेंट, मौरिस यानी कि पेरेंट। वारिस एक होता है, वारिस का मौरिस होता है और मौरिस का वारिस होता है। एक ऐसा मौरिस जिसके अंदर मुख्तलिफ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियात है, इसके जरिए नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की हुई है। इस तरक्की के अमल को इर्तिका कहा जाता है। ये डेफिनेशन बोली जा रही है इर्तिका की, नजरिए इर्तिका के हिसाब से। तो नजरिए इर्तिका के हिसाब से जब हमें इर्तिका की तारीफ पूछी जाएगी तो ये लिखेंगे हम। अगर सिर्फ इर्तिका की तारीफ बोल रहे हैं तो हम ये वाली तारीफ लिख सकते हैं या ये वाली तारीफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नजरिया इर्तिका का पॉइंट था हमारा सेकेंड वाला। अब तीसरा पॉइंट है इर्तिका के सुबूत। नाउ यहां पर साइंस में जो भी चीज पेश की जाती है सुबूत के साथ पेश करना जरूरी होता है। तो इर्तिका हुआ होगा, मतलब पहले यक्कल भी जानदार पैदा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, तो वो बहुत पहले का टाइम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके सबूत हमें मिले हैं इर्तिका को सपोर्ट करने वाले, उन सबूत को ही हम इर्तिका के सबूत कहते हैं। इनके नाम है शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत, फिर है आसारी आजा, फिर है रकाजी सबूत। रकाजी सबूत के बारे में बाद में है दरमियानी कड़ियां, दरमियानी कड़ियों के बाद में है जीनियाती सबूत। तो इस तरह से 6 किस्म के सबूत है जो इर्तिका के नजरिए को, इर्तिका के अमल को सपोर्ट करते हैं। आइए 1 बाय 1 देखते हैं हम। मुंदरजा बाले नजरिए को अजमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इर्तिका एक मुसलसिल होने वाला मुकम्मिल अमल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। दर्जे बाला नजरिए की हिमायत में कई सबूत मौजूद है जो झैल के मुताबिक है। पहला वाला सबूत है शक्लियाती सबूत। दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और नबातात और हैवानात की तस्वीर में पाए जाने वाली यकसानियत नोट कीजिए। नबातात और हैवानात की अगर मतलब हैवानात की अगर हम शक्ल में को देख रहे हैं तो सबकी शक्लें इलांगेटेड फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में है, और नाक, आंख और मुंह, इनकी पोजीशंस भी सब में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मतलब पहले पेशानी है, पेशानी के नीचे आंखें हैं, आंखों के नीचे बीच में नाक है, नाक के नीचे मुंह है, सब में ऐसा ही है। उसी तरह नबातात में अगर हम देखेंगे तो पत्ते या तो लंबे हैं या तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन सेम स्ट्रक्चर वाले हैं। फ्रूट भी ऑलमोस्ट सारे के सारे गोल टाइप में ही है। तो ये जो है ये यकसानियत है। अब पढ़ते हैं हम इसे। हैवानात के मुंह की बनावट, आंखों का मुकाम, नथने और कानों की बनावट, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुतमासिल खुसूसियत हैवानात में नजर आती है, जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, निज़ाम रकियत, पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह में मुतमासिल खुसूसियत होती है। नाउ यहाँ पर पत्तों की शक्ल तो हम समझ सकते हैं, पत्तों की तरतीब भी हम समझ सकते हैं, डंठल वगैरह
ये भी समझ सकते हैं निज़ाम रगियत, ये एक नया वर्ड है। सो निज़ाम रगियत मतलब जिस तरह हमारे जिस्म में नसों का जाल होता है, उसी तरह पत्तों में, नबातात में रगे होती है। जैसे अगर ये पत्ता है तो यहां पर एक ऐसी रग के जैसी, नस के जैसी लाइंस होती है, तो इन लाइंस को रगियत बोला जाता है, और ये जैसी होती है उसके निज़ाम को निज़ाम रगियत बोला जाता है। सो ये सारी चीजें देखने पर हमें पता चलता है कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। इन सबसे ये पता चलता है कि दर्जे बाला ग्रुप मुशाबा माहौल में पाया जाता है। इससे मतलब ये मालूम पड़ता है कि ये जो ग्रुप है ये मुशाबा माहौल का है, इसलिए इनकी नशोनुमा भी एक जैसी है। इसलिए ये साबित होता है कि एक ही मौरिस से इन सब का इर्तिका हुआ। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो जानदार बने, इन सब का एक पेरेंट जो है, कॉमन पेरेंट, वो सेम ही है। हजारों करोड़ों साल पहले जो या कसीर कल्बी जानदार बना होगा तो वो इस तरह से ही बना होगा। थोड़ी थोड़ी तब्दीली होकर टाइम के हिसाब से ये अलग अलग किस्मों में, अलग अलग जमातों में बटे हैं। उसी तरह से नबातात के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि इन सब का मौरिस एक ही होगा। तो ये एक है पहला सबूत। उनकी शक्ल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक ही मौरिस के वारिस है। नेक्स्ट है तशरीही सबूत। तशरीही सबूत एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यानी कि जिस्म के अंदर के सबूत। जिस्म के अंदर शक्लियाती सबूत मतलब बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो वाले सबूत। तशरीही सबूत यानी कि जिस्म के अंदर के सबूत। तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करे तो इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, ये इंसानी हाथ है, ये बिल्ली का पैर है, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली का जाफा। जाफा यानी कि उसका जो पर होता है जिससे वो तैरती है। तो व्हेल मछली का जाफा में कोई यकसानियत नजर नहीं आती। अब इनके अंदर यकसानियत नहीं दिख रही है हमें, लेकिन इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है। यहां पर इंसानी हाथ अलग अलग काम करता है। बिल्ली का पैर चलने के लिए होता है, चिमगादड़ का पंख जो है वो उड़ने के लिए यूज होता है, और व्हेल मछली का जाफा तैरने के लिए यूज होता है। तो इनके अंदर यकसानियत तो नहीं दिख रही है फिलहाल हमें, और इनके अफाल भी सेम नहीं है। इनकी साख्त भी अलग है, इनकी साख्त भी अलग है, लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुतमासिलत नजर आती है। अब यहां पर हम देखेंगे तो हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुतमासिलत नजर आएगी हमें। ये पहली वाली हड्डी, यहां पर पहली वाली हड्डी, यहां पर पहली वाली हड्डी, और ये पहली वाली हड्डी। यहां पर जॉइंट आ रहा है, फिर उसके बाद में दूसरी एक हड्डी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और फिर इंसानी हाथ में उंगलियां हैं, बिल्ली के पैर में पंजे हैं, चिमगादड़ के पंख में परों को जोड़ने वाले आज़ा है, और व्हेल मछली के जाफे को जोड़ने वाले आज़ा है। तो ये जो हड्डियों की बनावट है और जो जोड़ है, हड्डियों के जो जोड़ है, ये सब में एक जैसे ही है। इससे इशारा मिलता है कि ये मुतमासिलत इनके आबा व अजदाद के जैसी हो सकती है। मतलब इससे ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब वारिसों का मौरिस एक ही होगा, एक किस्म का जानदार ही होगा। ये था सेकंड वाला इर्तिका का सबूत, तशरीही सबूत। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बताइए तो भला। ये तीसरे इर्तिका के सबूत से रिलेटेड है। जानदारों के जिस्म मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं? जानदारों के जिस्म, जैसे अगर हैवानात बोलते हैं हम, इंसान और जानवर, तो उनके अंदर दो किस्म के आज़ा होते हैं, अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा अगर कभी बोले आप तो हाथ, पैर, सर, मुंह, नाक, आंख, ये बैरूनी आज़ा हो गए। अंदरूनी आज़ा अगर कभी बोलते हैं तो दिल, दिमाग, ये सारे अंदरूनी आज़ा होंगे। इसी तरह नबातात में भी अलग अलग आज़ा होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ते वगैरह, ये आज़ा हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है? जानदारों में तकरीबन तमाम ही उज़ू का इस्तेमाल होता है। कोई भी उज़ू ऐसा नहीं होता है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे
एकदम चुनिंदा है वो, मतलब उनकी गिनती बहुत ही कम है, उन उजू का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा अकल दाढ़ जो होती है, अकल दाढ़ को हम चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वहां पर बिना फंक्शन के, बिना फेल के मौजूद है। तो इस तरह से जानदारों में कुछ कुछ उजू है, बहुत ही कम उजू ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तकरीबन तमाम ही उजू का इस्तेमाल हमारे जिस्म में, जानदारों के जिस्म में होता है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला सबूत है इर्तिका का। इसे हम आसारी आजा कहते हैं, इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है इसे। आसारी आजा या वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे आजा होते हैं जो जिसमें एक्स्ट्रा होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। पढ़ते हैं इसे। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मिल नमू याफ्ता गैर फाल उजू या हिस्से को आसारी उजू कहते हैं। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर यानी कि कंप्लीटली बना हुआ, कंप्लीटली डेवलप, या नामुकम्मिल नमू याफ्ता, या फिर ऐसा उजू जो इनकम्प्लीट है। इन उजू को या नामुकम्मिल नमू याफ्ता गैर फाल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैर फाल, जिसका कोई भी फेल नहीं होता है, ऐसे उजू को आसारी उजू कहते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उजू पैदा नहीं हो सकता, पुराने ही उजू में सिलसिलेवार तब्दीली होती है। अब अगर जानदार को माहौल में जिंदा रहना है और माहौल मुख्तलिफ हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तो अचानक कोई नया उजू पैदा नहीं होगा उस जानदार के अंदर। जो पुराने उजू है उसी के अंदर तब्दीली होगी, सिलसिलावार तब्दीली माहौल के हिसाब से एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालेगा। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए नुकसानदा हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उजू नापेद होने लगते हैं। एक उजू को नापेद होने के लिए हजारों साल दरकार होते हैं। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि अब अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदा हो सकती है। अगर माहौल तब्दील हो रहा है तो जानदारों की जो जिस्मानी तश्कील है, जिस्मानी बनावट है, वो एक पर्टिकुलर माहौल के लिए नुकसानदा भी हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से जो उजू है एक्स्ट्रा वाले, या फिर जिस्मानी तश्कील में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो क्या होती है, नापेद होने लगती है, खत्म होने लगती है। और इस नापेद होने के अमल को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक उजू को नापेद होने के लिए हजारों साल दरकार होते हैं। ये खत्म होने वाला आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नजर आते हैं। किसी जानदारों में मौजूद ऐसा गैर फाल उजू दूसरे जानदारों में फाल होता है। नाउ यहां पर माहौल की मुताबिकत से ये जो गैर फाल उजू है वो किसी जानदार में गैर फाल होता है तो किसी में फाल होता है, यानी दूसरे जानदारों के लिए वो आसारी उजू नहीं है। जैसे कि इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फाल अपेंडिक्स, ये जो अपेंडिक्स होता है हमारी बॉडी में, इंसान के जिस्म में इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये अपेंडिक्स जुगाली करने वाले जानदारों में फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स की वजह से सेल्यूलोज को हजम करने की सलाहियत जानदारों में पैदा होती है। तो इंसान ऑब्वियसली जुगाली नहीं करता है तो उसको अपेंडिक्स नाकारा होता है, मतलब उसके बॉडी में अपेंडिक्स कोई काम नहीं करता है। अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेल्यूलोज को हजम करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फायदेमंद और फाल उजू है। इसी तरह इंसानों में कान के गैर मुस्तमिल उजलात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे कान के अंदर जो गैर मुस्तमिल यानी कि इस्तेमाल में नहीं आने वाले उजलात मौजूद हैं, वही उजलात बंदरों के कान में भी होते हैं, लेकिन वहां पर वो इस्तेमाल में आते हैं, वो अपने कान को हिलाते हैं दूर की आवाज को सुनने के लिए। इसी तरह दुम गजा हड्डी, रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा, जहां पर रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर दुम गजा हड्डी बनी हुई है, ये यहां पर। ये जो दुम गजा हड्डी है ये एक
आसारी उजू है इंसानों के अंदर, लेकिन दुम गजा हड्डी बंदरों के अंदर भी होती है और इसी हड्डी के ऊपर उनकी दुम जड़ी होती है, यानी कि दुम को जिस्म से जोड़ने का काम दुम गजा हड्डी करती है, तो वो वहां पर यूजफुल होती है, इस्तेमाल में आती है। नेक्स्ट, अकलदाड़ जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आज़ा में शुमार होता है। सो इंसानी जिस्म के आज़ा में कौन कौन से आज़ा ऐसे हैं जो आसारी आज़ा है? सबसे पहला है अपेंडिक्स, दूसरा है कान के गैर मुस्तमिल उजलात, तीसरा है दुमगजा हड्डी, अकलदाड़ और जिस्म पर उगे हुए बाल। ये सब इंसान में आसारी आज़ा है। यहां पर शक्ल में इन सारे आज़ा को बताया गया है। ये था हमारा तीसरे नंबर का सबूत, जिसे आसारी आज़ा कहा जाता है। अब हम चौथे नंबर के सबूत के ऊपर जाते हैं। रक्काजी सबूत है ये। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन से जानदारों का वजूद था, ये आज किस तरह बता सकते हैं? ये राज जमीन के सीने में दफन है। सैलाब, जलजले और आतिशफिशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जमीन के अंदर महफूज होते हैं। इन्हें रकाजात कहते हैं। फॉसिल्स हमें पता है, जैसे जो डायनासोर का ढांचा है वो क्या है? एक फॉसिल है। करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जानदारों के मरने की वजह से और बाद में जलजला वगैरह आने की वजह से, जमीन की तह हिलने की वजह से ये सारे जानदार जमीन के अंदर दब चुके थे। नाउ वहां पर उनकी हड्डियां वगैरह बाकी है, तो वो जो चीज है उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये फॉसिल्स को देखकर भी इर्तिका के सबूत को बयान किया जा सकता है। इन रकाजात का मुताल्ला इर्तिका के मुताल्ले का एक अहम जुज है। ना यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अच्छे से समझेंगे हम इसे। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। जब हैवानात और नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। लेकिन होता क्या है, कार्बन के दो हमजा होते हैं। हमजा यानी कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कार्बन दो शक्लों में, बहरूप जो बोलते हैं ना हम, कार्बन के बहरूप है, कार्बन अलग अलग शक्लों में पाया जाता है। तो उसमें से उसके दो हमजा है, C12 और C14। सो जब जानदार मर जाता है तो उसके अंदर कार्बन को जज्ब करने का अमल रुक जाता है। लेकिन कौन से कार्बन को जज्ब करने का अमल? C12 को जज्ब करने का अमल। C14 को जज्ब करने का अमल उसके अंदर जारी रहता है जब तक उसकी बॉडी वैनिश नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक। सो C12 और C14 ये दो कार्बन के हमजा हैं, कार्बन के बहरूप हैं। तो इन दोनों में से C12 वाला जो हमजा होता है वो बॉडी के अंदर जज्ब नहीं होता है, C14 वाला हमजा बॉडी के अंदर जज्ब होता है। नाउ C12 ये तापकार ना होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C14 और C12 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसिल तब्दील होता रहता है। तो होता क्या है असल में, C12 ये जो है तापकार नहीं है, मतलब ये जज्ब नहीं हो रहा है। तो मरने से पहले C12 और C14 की क्वांटिटी जो बॉडी में थी, मरने के बाद वो क्वांटिटी अलग हो जाती है। मतलब C12 की क्वांटिटी कम हो जाएगी और C14 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसे ही तनासुब कहा जा रहा है। सो ये जो तनासुब है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जब मरने तक, जानदारों के मरने तक C12 और C14 की जो क्वांटिटीज होती है वो मुस्तकिल होती है, मतलब उनका तनासुब मुस्तकिल होता है। मरने के बाद C12 का वहां पर जज्ब होना बंद हो जाता है, इसलिए C14 की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसी को यहां पर बयान किया गया है। C12 ये तापकार न होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C14 और C12 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसिल तब्दील होता रहता है। किसी हैवान या पौधे के खत्म होने के बाद का जमाना, इनमें मौजूद C14 की फालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके जमाने की पैमाइश की जाती है। इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है, कार्बनी पैमाइशे जमा कहा जाता है। यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से डायनासोर्स की उम्रें मालूम की गई, मतलब वो कौन से जमाने में पैदा हुए थे इस बात को मालूम किया गया। 1000 साल पहले हुए थे,
10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, कितने साल पहले उनका वजूद था, इसको इस बात से जांचा जाता है, कार्बनी पैमाइशे जमा से। अब कार्बनी पैमाइशे जमा बोले तो क्या, C14 और C12 का तनासुब जो रहता है उसको चेक किया जाता है और उसके हिसाब से C12 की कितनी मौजूदगी है और C14 की कितनी मौजूदगी है, ये देखकर ये नतीजा निकाला जाता है कि C12 बॉडी को मिलना कब बंद हुआ। जब वो मर जाएगा तो उसे C12 मिलना बंद हो जाएगा। तो C12 मिलना कब बंद हुआ, कैलकुलेशन करके ये निकाला जाता है। इसी को हम कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, कार्बनी पैमाइशे जमा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इल्मे रकाजात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाजात और दस्ती तहरीरों का जमाना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। एक पर्टिकुलर जमाने को डिसाइड करने के लिए कोई भी चीज का, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो तहजीब है, कहा जाता है कि वो 3,000 से 5,000 साल पहले की तहजीब है। ये किस चीज की वजह से मालूम किया गया, कार्बन डेटिंग मेथड की वजह से ही मालूम किया गया। इसी तरह से मिस्र की जो तहजीब है, ये 5,000 साल पुरानी तहजीब है। ये किस बात से पता लगाया गया, वो भी कार्बन डेटिंग के मेथड से ही पता लगाया गया। तो इसका इस्तेमाल इल्मे रकाजात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाजात और दस्ती तहरीरों का जमाना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस किस्म की तकनीक के जरिए रकाजात का जमाना मुतय्यन करने के बाद इन्हें जमाने की पैमाइश के मुताबिक एक जदवल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इस तरीके से जाहिर होता है कि गैर फिक्री हैवानात से फिक्री हैवानात वजूद में आए होंगे। गैर फिक्री हैवानात और फिक्री हैवानात यानी कि फिक्री हैवानात जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और गैर फिक्री हैवानात जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मतलब जिन हैवानात में एक पर्टिकुलर ढांचा होता है उसे हम फिक्री हैवानात कहते हैं, और गैर फिक्री हैवानात जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ढांचा नहीं होता है उन्हें गैर फिक्री हैवानात कहते हैं। तो ये कार्बन डेटिंग के मेथड से ही डिसाइड किया गया, कंक्लूड किया गया कि गैर फिक्री हैवानात जो है वो फिक्री हैवानात डायरेक्ट नहीं बने, उनसे पहले गैर फिक्री हैवानात बने, मतलब बिना ढांचे वाले हैवानात बने और फिर फिक्री हैवानात का वजूद अमल में आया। उसके लिए जमीनी सतह और रकाजात की एक शक्ल दी गई है। सबसे नीचे गैर फिक्री हैवानात है जिनमें घोंगा और स्टार फिश है, उसके ऊपर मछलियां हैं, उसके ऊपर जलथलिए है, जलथलिए के ऊपर रेंगने वाले जानदार है और रेंगने वालों के ऊपर चलने वाले जानदार है और उड़ने वाले जानदार है। परिंदे पिस्तानिये ये जदीद जानदारों का जमाना कहलाता है, रेंगने वाले ये दरमियानी जानदारों का जमाना कहलाता है, और रेंगने वाले जलथलिए मछलियां और गैर फिक्रिये ये कदीम जानदारों का जमाना कहलाता है। यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड को जिसने डिस्कवर किया था, जिसने इन्वेंट किया था, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कार्बनी उम्र पैमाइशी तरीका कुदरती कार्बन C14 की ताबकारी शुआ पर मुनहसिर है। वेलार्ड लेबी ने यह बात 1954 में दरियाफ्त की। इसके लिए वेलार्ड को 1960 का इल्म कीमिया में नोबेल इनाम दिया गया। इस तरीके से हासिल की गई मुख्तलिफ अशिया की उम्रें रेडियो कार्बन रिसाले में शाये की जाती है। यह था हमारा 4 नंबर का इर्तिका का सबूत। अब हम 5वें नंबर का इर्तिका का सबूत पढ़ेंगे। इसके अंदर मुशाहिदा करके बहस कीजिए। ये ग्रुप एक्टिविटी है। दरमियानी कड़ियां इस सबूत का नाम है। यहां पर फिगर दी गई है। डकबिल, पैलिटिपस, लंगफिश, पेरिपिटस, ये 3 जानदार दिए गए हैं यहां पर। तो दरमियानी कड़ियों के बारे में पढ़ते हैं हम। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती है जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे 2 मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियां कहते हैं। मसलन पेरिपिटस में कवियुल जैसा जिस्म और मोटी नरम जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं। पेरिपिटस ये जो जानदार है इसका जिस्म बड़ा होता है, जिल्द नरम और मोटी होती है और पिछले पैर
जैसे आज़ा नजर आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नलियां और खुले दौराने खून का निजाम दिखाई देता है। खुले दौराने खून यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं इसे हम। तो इनके अंदर दो चीजें दिखाई देती है, एक तो कविल जैसा जिस्म, मोटी नरम जिल्द, ये वाली खुसूसियात जो कि पिछले पैरों जैसे आज़ा वाले हैवानात में होती है। और इसी के साथ जोरदार पैर वाले हैवानात में जैसे सांस की नलियां होती है और खुले दौराने खून का निजाम होता है, ये वाली क्वालिटीज भी, खुसूसियात भी उनमें दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरिपिटस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है, दरमियानी कड़ी है दो ऐसे ग्रुप्स के बीच में जो मतलब दो ग्रुप्स के बीच में, एक पिछले पैरों जैसे आज़ा वाले जानदार और दूसरे जोरदार पैरों वाले हैवानात। इसी सबब पेरिपिटस, एनालिडा और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। ये एनालिडा जो है ये ऐसा जानवर है जो पिछले पैरों वाला जानवर है और मतलब पेरिपिटस जो है वो एनालिडा, पिछले पैरों वाला जो जानदार है वो, और जोरदार पैरों वाले जो जानदार है उनके बीच की लिंक है। इसी सबब पेरिपिटस, एनालिडा और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। इसी तरह डक बिल पेलिपिटस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानीय हैवानात से अपने रिश्ते का इशारा देता है। नाउ हैवानात दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेंगने वाले हैवानात और दूसरे होते हैं रेंगने वाले हैवानात में अंडे देने वाले हैवानात और दूसरे होते हैं दूध पिलाने वाले हैवानात। तो ये जो है पेलिपिटस, ये रेंगने वाले हैवानात जो अंडे देते हैं और पिस्तान यानी कि जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद लंगफिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। मछली के अंदर गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं। फेफड़े किसमें होते हैं? जमीन पर रहने वाले जानदारों के अंदर। सो गलफड़े होने के बजाय उसके अंदर क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो लंगफिश जो है ये नॉर्मल मछलियों और जमीन पर रहने वाले हैवानों के बीच की लिंक मानी जाती है। ये हैवान पिस्तानिया से ताल्लुक रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात और जलथलीय हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर होने की तरफ इशारा करते हैं। यही एक रीजन है कि ये कहां से आए होंगे। जो लंगफिश मछली है वो कहां से आई होगी? ऐसे जानदार जिनके अंदर फेफड़े हैं। फिर लंगफिश के अंदर तब्दीलियां हुई होंगी और वो टोटली फिश में कन्वर्ट हुई होंगी। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम दरमियानी कड़ियों का सबूत कहते हैं। ये पांचवा सबूत है। अब हम छठा सबूत देखेंगे, जीनियाती सबूत। दाएं जानिब दी हुई तस्वीर में फिक्रिय हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों के जनीन का तकाबुली जायजा ले तो इब्तदाई मरहलों में इन जनीन में बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है, जैसे इंसान में 9 महीने के अरसे के अंदर डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के अंदर और फिर बच्चा पैदा होता है। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है उसे जनीन कहा जाता है, मतलब बच्चे को ही जनीन कहा जाता है। सो स्टार्टिंग के पॉइंट में अगर देखें हम तो मछली, सैलेमेंडर, कछुआ, मुर्गी, खिंजीर, गाय, खरगोश, इंसान, इन तमाम जानवरों के जो जनीन होते हैं वो अर्ली स्टेज में एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली सेम ही दिखाई देते हैं। सो इब्तदाई मरहलों में इन जनीन में बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये मुतमासिलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है। जद यानी कि
आबा व अजदाद जो बोलते हैं, अजदाद का सिंगुलर है जद, यानी कि बाप दादा जो बोलेंगे, तो बाप दादा मतलब अभी का मामला नहीं, हजारों साल पहले का, करोड़ों साल पहले का मामला जो मॉरिस होगा। तो इन तमाम का मॉरिस मतलब एक कॉमन ही था, फिर उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस हुए लॉन्ग पीरियड पर, और इस तरह से वो अलग अलग जानवरों के अंदर डिवाइड हुए माहौल से मुताबिकत रखने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक, जिसके अंदर हमने इर्तिका के सबूत देखे। इसके बाद का जो टॉपिक है डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया, इंशाल्लाह इस पॉइंट को और उसके साथ में एक दूसरे पॉइंट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।